युद्ध विराम की डेडलाइन खत्म, गाजा युद्ध पर आईडीएफ का बड़ा बयान। हमास को कुछ वक्त की मोहलत, बंधकों की रिहाई के लिए मोहलत दी गई। इजरायल ने हमास के 7 महिला बंधकों को छोड़ने के प्रस्ताव को मानने से इनकार किया। सभी बंधकों को रिहा करने के लिए कहा। हमास ने कहा इसके अलावा और बंधक नहीं हैं। इजरायल ने अपनी सेना को अलर्ट रहने के लिए कहा। हमास ने भी लड़ाकों को युद्ध के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया। गाजा जंग के बीच तीसरी बार अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन का आज इजरायल दौरा। शांति पर चर्चा की संभावना। वेस्ट बैंक का भी करेंगे दौरा। तेल अवीव में नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे एंटनी ब्लिंकन। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से भी मिलेंगे। नेटो के साथ विदेश मंत्रियों की बैठक में बोले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। कहा अमेरिका चाहता है इजरायल हमास के बीच जारी रहे युद्ध विराम। फिलिस्तीन पर हमलों को लेकर अमेरिकी राजदूत ने जताई चिंता। कहा फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजरायल के हमलों ने परेशानी में डाला। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने बंधक डील के बाद गाजा में तबाही का बनाया नया प्लान। कहा हमास का खात्मा है इजरायल का लक्ष्य। वेस्ट बैंक के तुलकर्म शिविर कैंप पर इजरायली सेना का एक्शन। घरों पर बुलडोजर चलाया गया। सीजफायर के बावजूद नॉर्थ गाजा में धमाकों की सुनाई दे रही है गूंज। हमास ने इजरायल पर हमले करने का लगाया है आरोप। वेस्ट बैंक से नाबालिगों की हत्या का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। आईडीएफ के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे 2 नाबालिगों की मौत। आईडीएफ स्नाइपर्स पर नाबालिग को गोली मारने का आरोप। आईडीएफ के 1100 जवानों ने जेनिन समेत कई इलाकों पर किया हमला। कार्रवाई के दौरान हमास समर्थकों और आईडीएफ के बीच हुई हिंसक झड़प। वेस्ट बैंक के जेनिन में इजरायली बुलडोजर ने बरपाया कहर। 7 बुलडोजर से जेनिन की सड़कों को बर्बाद किया। कार्रवाई के खिलाफ लोगों ने किया विरोध। वेस्ट बैंक के रामल्ला में भड़की हिंसा। आईडीएफ की छापेमारी के दौरान हालात बेकाबू। बेतुनिया शहर में फायरिंग में कई लोग घायल। आधी रात को इजरायली फोर्स की रेड। फिलिस्तीन के जॉर्डन वैली में घुसी आईडीएफ पर घरों में लूटपाट करने का आरोप। यूक्रेन का बयान। रूस में तबाही मचाएगा वैम्पायर ड्रोन। रूसी सैनिकों के लिए यह बुरे सपने जैसा। रात में करता है घातक हमले। रूसी रक्षा मंत्रालय का बयान। डोनेत्स्क की जंग में यूक्रेन के 160 सैनिकों की मौत। रूसी हमले में 6 सैन्य उपकरण तबाह। रूसी उप विदेश मंत्री सरगेई रयाबकोव का बयान। कहा 2024 में यूक्रेन में कोई युद्ध विराम की संभावना नहीं। इसके लिए कीव और पश्चिमी देश जिम्मेदार। यूक्रेनी सेना और एसओएफ का रूस पर विध्वंसक प्रहार। हमले में रूसी कमांड और स्टाफ वाहन तबाह। हमले का वीडियो सामने आया। यूक्रेन के हमले में रूस का मिसाइल सिस्टम तबाह। यूक्रेन ने बक M3 सिस्टम को बनाया निशाना। ड्रोन के जरिए रूसी मिसाइल सिस्टम पर अटैक। रूसी सैनिकों का यूक्रेन पर जबरदस्त प्रहार। ड्रोन से सटीक निशाना लगाकर यूक्रेन के ठिकानों को ध्वस्त किया। हमले का वीडियो जारी किया। पुतिन का बड़ा बयान। कहा अमेरिका और पश्चिमी देशों को अपनी काबिलियत का मनवाया लोहा। लोग समझते थे रूस से ज्यादा, सुई से ज्यादा कुछ नहीं बना सकता। यूक्रेनी सैनिकों के हमले से बाल बाल बची रूसी ब्रिगेड D30। रूसी सैनिकों के पलटवार में यूक्रेन के कई टैंक ध्वस्त। गुयाना की सीमा को लेकर ब्राजील वेनेजुएला में बढ़ा तनाव। वेनेजुएला सीमा की ओर बढ़ रहे ब्राजीलियाई सैनिक। अमेरिका ने सीमा पर तैनात कर रखी है स्पेशल फोर्स।
जी हां, युद्ध विराम के बाद महाविनाश साक्षात, इसके आसार नजर आ रहे हैं। युद्ध भूमि से आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ निधि वसंदानी भी मौजूद हैं। 6 दिनों का सीज फायर खत्म होने के बाद इजराइल ने आज हमास के कब्जे से 7 बंधकों को लेने से इनकार कर दिया। हमास ने कहा कि उसके पास 7 महिला बंधक और 3 डेड बॉडीज हैं जिन्हें इजराइल ले ले और इसके लिए युद्ध विराम जरूरी है। लेकिन इजराइल का कहना है कि हमास के पास 7 की बजाय 143 बंधक और मौजूद हैं जिन्हें हमास रिहा करे, नहीं तो हमले जारी रहेंगे। जी हां, हालांकि इस बीच अमेरिका कई दिनों से कोशिश कर रहा है कि सीजफायर जारी रहे। इसी कड़ी में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन तीसरी बार इजराइल पहुंच चुके हैं। ऐसे में सीजफायर आगे चलेगा या तीसरे चरण में इजराइल की बारूदी बारिश शुरू होगी, इसका इंतजार अब सबको है कि आगे क्या होगा। और आइए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। पहली ब्रेकिंग न्यूज, गाजा युद्ध पर इजराइल का बयान सामने आया है। हमास को कुछ वक्त की मोहलत, आईडीएफ का कहना है बंधकों की रिहाई के लिए ये मोहलत दी गई है, लेकिन कुछ वक्त की, कुछ घंटों के लिए हमास को ये मोहलत मिली है। ब्लिंकन के दौरे के बीच हमास को मोहलत दी गई है। तो देखिए, ये अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट है जो इस वक्त सामने आ रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इस वक्त इजराइल के दौरे पर हैं और तीसरी बार वो इजराइल के दौरे पर हैं युद्ध शुरू होने के बाद। अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है कि इजराइल अभी युद्ध विराम करे और ऐसा लग रहा है कि उसकी कोशिशें कुछ हद तक रंग भी लाई हैं। एंटनी ब्लिंकन की इजराइल में मौजूदगी और अमेरिका का यह रुख भी सामने आया है कि अब अगर दोबारा हमले शुरू हो तो उसमें मानवीय पहलू का ध्यान रखा जाए, भारी संख्या में लोगों का विस्थापन न हो। जंग पर अमेरिका इजराइल में शुरू हो गई है तकरार। जी हां, इजराइल की साउथ गाजा में बड़े हमले की तैयारी है। गाजा में विध्वंस जारी रखेगा इजराइल, ये रणनीति बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन अमेरिका का रुख जुदा है। अमेरिका अब गाजा पर हवाई हमले नहीं चाहता। तो इजराइल ने कुछ वक्त की मोहलत जरूर दी है, लेकिन गाजा में जल्द ही विध्वंस का एक नया राउंड शुरू होगा। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल होगा कि आखिर अब तक क्या चल रहा था और अब किस इलाके में जंग होगी। तो मैप के जरिए आइए समझाने की कोशिश करते हैं कि इजराइल के ऑपरेशन इस वक्त कहां पर पहुंचे। सबसे पहले गाजा पट्टी का ये ग्रे एरिया देखिए जो आप देख रहे हैं। शुरुआत से यही इलाका इजराइल के टारगेट पर रहा। पहले आईडीएफ ने बम यहां गिराए, फिर उसके बाद जमीनी हमला यहां शुरू हुआ। इजरायली बमबारी में उत्तर गाजा का जो इलाका है वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। वहीं गाजा सिटी और आसपास के जो 50% से ज्यादा इलाके हैं वो तहस नहस हो चुके हैं, जो आपको दिखा रहे हैं। अब आईडीएफ ने दावा किया है कि इलाकों में हमास के ज्यादातर ठिकाने तबाह किए जा चुके हैं। ऐसे में युद्ध विराम के बाद इजरायली ऑपरेशन का जो केंद्र है वो खान यूनिस का इलाका होगा, जो आप देख रहे हैं, क्योंकि 2 हफ्ते में इजराइल का यहीं पर फोकस रहा है। खान यूनिस में इजरायली सेना मान रही है कि उसके कई वांटेड कमांडर और हमास के अहम ठिकाने इसी इलाके में मौजूद हैं, हो सकते हैं, और इसीलिए यहाँ ऑपरेशन बढ़ाया जाएगा। अब ये गाजा, दक्षिण गाजा जाते वक्त आता है खान यूनिस इलाका। ये जो रेड सर्कल का एरिया आप देख रहे हैं, साउथ गाजा का यही एरिया अब आईडीएफ का सबसे बड़ा टारगेट है और ऑपरेशन के अगले राउंड में इसी खान यूनिस में सबसे ज्यादा तबाही भी मचने वाली है। इस हमले को लेकर आईडीएफ ने पहले ही चेतावनी दी थी कि खान यूनिस के लोग अल मवासी इलाके चले जाएं, जो कि सी एरिया से कनेक्टिंग है। 14 वर्ग किलोमीटर के इस इलाके को सेफ जोन बताया गया इजराइल की तरफ से और कहा गया कि यहीं पर लोगों को जरूरी मानवीय मदद मिलेगी। ऐसे में जान बचाने के लिए लोगों के पास यही एक विकल्प है। और देखिए, ये जो इलाका है वेस्ट बैंक में ऑपरेशन का केंद्र बनने वाला है जेनिन, जिसके बारे में इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जी हां, तो युद्ध विराम के बाद अब इजराइल का आगे का क्या प्लान है, इसकी पूरी डिटेल आपको निधि ने दी। वहीं अमेरिका में युद्ध आगे फैलने का डर है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय और सीआईए एक्टिव नजर आ रहा है। मिस्र, तुर्की से बात कर रहे हैं सीआईए चीफ। दूसरे देशों के जंग में आने का खतरा लगातार मंडरा रहा है और ऐसे में अमेरिका की तरफ से एक बड़ी कोशिश की जा रही है। इजराइल को भी समझाने की कोशिश अब अमेरिका करता नजर आ रहा है।
तो देखिए, इन तमाम अहम डेवलपमेंट्स पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ एक बार फिर से करा देते हैं। ग्रुप कैप्टन डी.के. पांडे साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेजर जनरल एस.पी. सिन्हा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पी.के. घोष साहब बतौर डिफेंस एक्सपर्ट लगातार हमें ज्वाइन किए हुए हैं, लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और हमारे सहयोगी सुमित चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मनीष झा भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि वॉर जोन से खुद लौटे हुए हैं और इजराइल की स्ट्रैटेजी पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट मनीष इस वक्त क्या नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरह के ऑपरेशनल पॉज की बात आईडीएफ की तरफ से की गई है बंधकों की रिहाई के मद्देनजर। यह कितनी बड़ी बात है, क्योंकि 3 बंधकों की मौत का भी जिक्र अब साफ तौर पर सामने आ चुका है। बिल्कुल समीर, देखिए पहले ही हमने देखा था कि 2 बंधक मारे गए थे और उसके बाद अब और 3 बंधकों के मारे जाने की बात सामने आई है। उनके शव इस वक्त आईडीएफ को सौंपा जा रहा है हमास की तरफ से। तो वैसी स्थिति में लगता है कि अब और कितने बंधक हैं जो कि हमास के मुताबिक इजरायली कार्रवाई में मारे गए। अब अहम बात यह है कि इजराइल एक बार फिर से साउथ गाजा पर बड़ी हमले की तैयारी में है और इसी बात को लेकर सबको डर है। इस बात को लेकर न केवल हमास को बल्कि मीडिएट कर रहे कतर को, टर्की के अलावा अमेरिका को भी डर है, और इसलिए इजराइल की कार्रवाई को रोकने के लिए, इजराइल पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री और बाइडेन के विशेष दूत तेल अवीव पहुंचे हैं ताकि उन्हें समझाया जा सके कि इस वक्त अगर नेतन्याहू खान यूनुस या साउथ गाजा के किसी भी इलाके में हवाई हमला करता है तो फिर इस जंग को और अधिक फैलने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं, लेकिन सुमित मैं आपके पास आऊंगे और ये पूछेंगे हम आपसे कि जो जेनिन का इलाका है वो कैसे इस वक्त केंद्र रहने वाला है आईडीएफ के ऑपरेशन का। एक बड़ी खबर जल्दी से बता दें, इजरायली डिफेंस मिनिस्टर का बड़ा बयान सामने आया है। जल थल नभ से हमास पर हमले करेंगे, ये योव गैलेंट का कहना है। इजराइल की आर्मी हमले के लिए तैयार है, ये भी कहा जा रहा है। तो यानी निश्चित है, ये तय नजर आ रहा है कि क्योंकि इजराइल नहीं चाहता कि सीजफायर एक दिन भी बढ़े और इसीलिए अब हमले तेज करने की कवायद होगी। तो गैलेंट का ऐलान नहीं बचेगा हमास, तो अभी भी बहुत आक्रामक बयान इजराइल की तरफ से दिए जा रहे हैं। हमास के समूल नाश की बात की जा रही है। इजराइल की बड़ी धमकी क्या है, जल्दी से आपको दिखाते हैं। गैलेंट ऐलान करते नजर आ रहे हैं हमास के सफाई की। जल्दी टैंक, बख्तरबंद वाहन का एक्शन दिखेगा, टाइगर्स और विध्वंसकारी हथियार गरजेंगे। किसी को संदेह है तो ट्रेलर देख सकता है। युद्धाभ्यास जारी है और दुश्मन की हार होगी, ये कहा है इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने। निधि जी हाँ, ये जो 4 पॉइंटर्स आपको हम दिखा रहे हैं इसमें साफ है, इशारा साफ है कि जल्द ही टैंक, बख्तरबंद वाहन का एक्शन देखने को मिलेगा। हलचल अभी से ही तेज हो गई है। टाइगर्स हो या विध्वंसकारी हथियार हो, वो गरजने वाले हैं। किसी को संदेह है तो उसे संदेह नहीं होना चाहिए। मायने क्या है इस बयान के योव गैलेंट के, ये भी जान लीजिए। इजराइल को सभी बंधकों की रिहाई का इंतजार है। 7 अक्टूबर के गुनहगारों को छोड़ना नहीं चाहता। हमास के खात्मे के लिए अमेरिका भी सुन नहीं रहा है इजराइल की। देखिए, इसमें भी एक बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है। बिल्कुल, तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण बातें हैं और पर्दे के पीछे भी कई बड़े खेल चल रहे हैं, उनकी भी डिटेल हम आपको देंगे। तो देखिए, 143 बंधकों का सवाल है, हमास पर होगी बारूदी बौछार, इसके पूरे आसार नजर आ रहे हैं। होने क्या वाला है ये आप जरा समझिए। 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने 240 इजरायली बंधक बनाए थे जब बर्बर हमला किया गया था इजराइल के ऊपर। हमास ने कहा हमारे पास 7 महिलाएं बंधक मौजूद हैं और 3 लोगों की डेड बॉडीज हमारे पास मौजूद है जो कि इजरायली हमले में मारे गए। जी हाँ, और ये भी कहा जा रहा है हमास की तरफ से तो कहा जा रहा है हमारे पास 7 महिलाएं, लेकिन इजरायली बंधक का 143 बंधक जो इजराइल कह रहा है। इजराइल ने कहा कि 6 दिन में 24 विदेशी समेत 97 बंधक रिहा हुए हैं। इजराइल ने कहा कि 6 दिन में छोड़े 210 फिलिस्तीनी कैदी इजराइल की तरफ से। तो इजराइल ने सवाल किया कि कहाँ है 143 इजरायली बंधक। और मैं तमाम खास मेहमानों के पास चलूंगी, लेकिन सुमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलते हैं। सुमित मैं आऊंगी आपके पास। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल है। सबसे पहले सिन्हा साहब आपसे स्टार्ट कर रही हूं मैं। आपको क्या लगता है ये जो आंकड़ों में फेरबदल या फिर दिक्कत सामने आई है, क्या एक ये बड़ी वजह है? क्योंकि इजराइल तो किसी भी शर्त को मानने को तैयार नहीं है, ना एक दिन सीज फायर को बढ़ाने को तैयार है। हमास की स्ट्रेटजी बहुत साफ है निधि, और स्ट्रेटजी है बाई टाइम, हमको फ्रेश लाइफ मिले। और उसके लिए क्या है टेक्निक कि फेजेस में POWs को रिलीज करवाओ। आज 7, फिर 10,
15 ऐसे ऐसे करके तो 140 को तो कितने दिन लग जाएंगे एक्सचेंज करने में, तब तक वो फिर से सशक्त हो जाएगा। इजराइल की मिलिट्री इसके स्ट्रेटजी को, हमास की स्ट्रेटजी को समझ चुकी है, वो मौका नहीं देना चाहती है। मैं जो ये टेम्प्रोरी, अभी जो इजराइल कह रहा है टेम्प्रोरी फेज, उसको मैं देखता हूँ इस तरह से कि डायरेक्टली वो मिस्टर ब्लिंकन का इंसल्ट नहीं करना चाहते कि हम आपकी बात नहीं मानते, क्योंकि वो स्ट्रेटजिक पार्टनर है। हाँ, वो इसलिए कह रहा है कि हम थोड़ा सा वक्त देते हैं। थोड़ा सा वक्त मतलब क्या, 2 घंटे, 4 घंटे, 1 दिन, 2 दिन। 2 दिन तो थोड़ा वक्त नहीं होता, थोड़ा वक्त होता है, घंटों का खेल है। और मुझे लगता है जैसे कि मिस्टर ब्लिंकन अमेरिका का और कतार और इजिप्ट एक साइड में है, वो चाहते हैं कि पॉज बढ़े, लेकिन पॉज बढ़ना इजराइल की मिलिट्री नहीं चाहती। ठीक है, नहीं चाहती। आप ये कह रहे हैं कि इजराइल चाह ही नहीं रहा है कि किसी तरह का पॉज बढ़ाया जाए। घोष साहब, जरा ये समझाइए कि फिर आईडीएफ की तरफ से जो कहा गया है कि ऑपरेशनल पॉज हम दे रहे हैं बंधकों की रिहाई के मद्देनजर, वक्त नहीं बताया गया, बिल्कुल सही कहा सिन्हा साहब ने, लेकिन फिर इस ऑपरेशनल पॉज का मतलब क्या है, क्या होने वाला है? देखिए, मैं बताऊं कि ऐसे ऑपरेशनल पॉज और आते रहेंगे। अच्छा। क्योंकि इजराइल बहुत दबाव पे है, जो अमेरिका है उन और जो भी देश है आसपास, वो सब कह रहे हैं कि पॉज दीजिए। अगर आप देखें, बार बार नेतन्याहू ये धमकियां दे रहा है कि मेरे ये 3 लक्ष्य हैं। हमास के लीडरशिप को खत्म करना। अभी तक मुझे बताइए, हम रोज सुन रहे हैं कि हमास के लीडर खत्म होंगे। कितने हमास के लीडर खत्म हुए हैं? वो सब तो लेबनान और कतार में घूम रहे हैं और वो एक के बाद एक प्रेस दे रहे हैं। अभी तक नहीं हुए। जो सुरंग थे वो खत्म करेंगे। कितने सुरंग खत्म हुए हैं? क्या हुआ है कि आम आदमी, 10,000 आम आदमी मारे गए हैं और इनका जो स्ट्रेटेजिक गोल्स है अभी एक भी 10,000 भी नहीं सर। पिछली बार जो आंकड़ा सामने आया 15,000 मौत का और 6-7 हजार लोग गायब हैं, जिनके बारे में आशंका यह है कि उनकी भी जान चली गई है। मुमकिन है क्या इजराइल के निशाने पर हमास से पहले हूती विद्रोही हैं, हूती का खात्मा होगा? आइए कुछ और डिटेल में आपको जानकारी देते हैं कि बड़ी खबर क्या है। बड़ी खबर यह है कि लाल सागर में अमेरिका वर्सेस हूती सामने आ रहा है और अमेरिकी युद्धपोत की निगरानी कर रहा था। ईरानी ड्रोन से जासूसी कर रहे थे हूती विद्रोही, ईरानी ड्रोन से। अब जरूरी बात क्या है, लाल सागर में तैनात है यूएसएस कानी। गाजा जंग के बाद अमेरिका की यहां पर तैनाती हुई है। जी हां, ईरान समर्थित गुट है हूती विद्रोही और ईरान लगातार मदद करता है हूती ग्रुप की, ये दुनिया जानती है। ओमान की खाड़ी में अमेरिका और ईरान में टकराव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो इंसिडेंट सामने आए हैं, हूती विद्रोहियों ने अपने बुलंद हौसले दिखाए हैं। आने वाले वक्त में क्या हो जाए समंदर में कोई कुछ कह नहीं सकता। ईरान ने अमेरिकी युद्धपोत को रोका था, इसके बाद आगे क्या होगा देखिए आसार किस बात के हैं। यमन में अमेरिकी हमलों की आशंका है, हूती विद्रोहियों को टारगेट कर सकता है अमेरिका, इसके आसार बनते नजर आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जंग का एक और मोर्चा खुल सकता है, इसके चलते ये बड़ा महत्वपूर्ण है और इसलिए हूती बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जी और इसी के साथ एक और बड़ी खबर जल्दी से आपको बता दें, समंदर में ब्रिटेन ने ईरान की घेरेबंदी की है। भूमध्य सागर में ब्रिटेन ने अपना युद्धपोत भेजा है, टाइप 45 डिस्ट्रॉयर को तैनात किया। इजराइल पर हूती के हमलों के खिलाफ ये रणनीति बनाई जा रही है। तो देखिए, ब्रिटेन वर्सेस ईरान, समंदर में बारूदी संग्राम कैसे छिड़ सकता है, क्या आसार हैं, जरा आपको बता देते हैं। बड़ी खबरें क्या आ रही हैं। भूमध्य सागर में ब्रिटेन ने अपनी तैनाती बढ़ाई है। तो देखिए, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ ब्रिटेन और सामने कौन है, ईरान। ब्रिटेन ने HMS डायमंड युद्धपोत तैनात कर दिया है। हूती विद्रोहियों के खिलाफ ये बड़ी रणनीति सामने आई है। अब वजह क्या है ये भी जान लीजिए। हूती विद्रोही इजराइल पर हमला कर रहे हैं। हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन हासिल है, वो भी फुल प्रूफ। ईरान से हूती को हथियार मिलने का दावा हो रहा है। इजरायली शिप को अगवा कर चुका है हूती। तो जब इजरायली शिप को अगवा कर चुका है तो हूती की सक्रियता वाकई सवालों के घेरे में है। अब कैसे इजराइल जवाब देगा हूती को, ये बड़ा सवाल है। सुमित चौधरी के पास चलेंगे। सुमित, आपको क्या लग रहा है, क्या खबरें मिल रही हैं? क्या हमास से पहले हूती का काम तमाम करने की कोशिश है इजराइल की तरफ से?
देखिए बिल्कुल, क्योंकि हूती जो है ना सिर्फ इजराइल के लिए बल्कि अमेरिका, यूके, बल्कि कई कंट्रीज के लिए, वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए एक बड़ा थ्रेट बन गया। और मोटे तौर पर अगर आप देखें, ये दूसरा ऐसा शिप है खासतौर पर यूके की तरफ से जो इस इलाके में भेजा गया। दरअसल इसके पीछे दो मकसद है। पहला ये कि हूतियों से लगातार जो मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं, जो लॉन्ग मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है इजराइल के खिलाफ, एक सेफ पैसेज देना। दूसरा सबसे बड़ा कंसर्न है कि लगातार इन एरिया से 50 से 100 ऐसे जो मर्चेंट शिप्स हैं या फिर जो कार्गोस हैं वो मूवमेंट करते हैं, और हूतियों ने लगातार ऐसे शिप्स को कैप्चर करना शुरू कर दिया। तो एक सिक्योरिटी भी चाहिए इकोनॉमिक कॉरिडोर के तौर पर, और यही वजह है कि इजराइल के साथ साथ अब यूके हो, यूएस हो, लगातार इस एरिया को सिक्योर करना चाहते हैं और उनका मेन टारगेट इस समय हूती ही है। बिल्कुल सही बात है। और ग्रुप कैप्टन जीके पांडे साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे साहब, ये बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक रूट है जिसे समंदर में सुलगाने की कोशिश की जा रही है, और अगर इस तरह के इंसिडेंट्स आगे बढ़े तो निश्चित तौर पर पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चिंता का सबब हो जाएगा ये पूरा का पूरा एरिया इन हूती रिबल्स की वजह से। होता क्या देख रहे हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से ये अभी पूरे विश्व के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण इलाका है और ध्यान देने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से सामरिक दृष्टि से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। पहले गैलेक्सी लीडर को हाईजैक किया गया, फिर उसको छोड़ा गया, फिर उसके बाद दूसरा जो पैसिफिक शिपिंग का सिंगापुर का शिप था, कार्गो शिप था, उसको रोका गया। अब तीसरे शिप की बात भी हो रही है। तो जिस प्रकार से हूती के मंसूबे बढ़ रहे हैं और साथ में ईरान के खिलाफ भी यूके का शिप जो अभी आया है, वॉरशिप सुन रहे हैं हम लोग, तो ये बताता है कि वहाँ पर एक पावर बैलेंसिंग का भी एक रिक्वायरमेंट है, उसको भी अमेरिका चाह रहा है कि हो जाए। क्योंकि अगर ये फौजें जो ईरान की हैं या हूती एलिमेंट्स हैं, ये प्रॉक्सीज हैं, हमें सबको पता है, अगर ये इजराइल पर अटैक करती हैं तो निश्चित रूप से ईरान जो इजराइल का जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो शायद डिफरेंट रूप से डिस्टर्ब हो सकता है। इन सबके मद्देनजर पावर बैलेंसिंग का एक रिक्वायरमेंट है, उसकी तरफ नाटो कंट्रीज मुझे लग रहा है ध्यान दे रहे हैं। जहाँ तक बात है कि आगे किस प्रकार से ये चीजें जाएंगी, स्पेशली कमर्शियल वे में, ये निश्चित रूप से वहाँ पर अभी आना जाना प्रभावित हुआ है। और इकोनॉमिकली एक और मैं फैक्टर बता दूं कि 148 मिलियन डॉलर प्रतिदिन इजराइल का खर्च हो रहा है इस समय इस युद्ध में। तो इस जिस प्रकार से इकोनॉमिक्स वहाँ पे इस इलाके में इन्वॉल्व है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सही बात है, बहुत बड़ी आर्थिक चोट भी लग रही है इजराइल को। आने वाले वक्त में कैसे इजराइल इससे उभरेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस बीच इजराइल पर ईरान और पश्चिम में तकरार नजर आ रही है। ईरानी परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी का बयान सामने आया है। इजरायली परमाणु खतरों के लिए IAEA जिम्मेदार है, यह कह दिया गया है। IAEA ने इजराइल पर कोई एक्शन नहीं लिया। गाजा जंग में इजराइल परमाणु धमकी दे रहा है। ये देखिए, ईरान की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया है कि IAEA इजराइल के मुद्दे पर चुप्पी साध कर बैठा है। इजराइल ने कभी आधिकारिक तौर पर यह माना नहीं कि उसके पास परमाणु बम है, लेकिन इजराइल की तरफ से गाजा को परमाणु धमकी जरूर दी जा रही है, और इस पर IAEA चुप है। ईरान सवाल उठाता दिख रहा है। तो ईरान की नई चाल क्या है, पश्चिम से तकरार का यह पूरा माजरा क्या है, जरा समझिए। ईरान का आरोप है परमाणु खतरे के लिए IAEA जिम्मेदार है। IAEA इजराइल पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। इजराइल की बार बार परमाणु हमले की धमकी सामने आई है इस युद्ध के मद्देनजर, और इजराइल लगातार अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। यह कह रहे हैं मोहम्मद इस्लामी, जो कि प्रमुख हैं ईरानी परमाणु ऊर्जा संगठन के। अब ईरान की रणनीति क्या है? IAEA के बहाने पश्चिमी देशों को धमकी देता ईरान नजर आ रहा है। ईरानी परमाणु कार्यक्रम पर उठे सवालों को इसके जरिए दबाया जा रहा है। इजराइल के खिलाफ दुनिया को भड़काने की साजिश रची जा रही है, और हमास की क्रूरता से ध्यान भटकाने की भी ये एक बड़ी कोशिश है, जो कि साफ तौर पर नजर आती है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिका ईरान के बीच तनाव की आशंका है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से रॉयटर्स की यह खबर है। गाजा युद्ध के बहाने ईरान की यह साजिश है। गाजा से बड़ा युद्ध चाहता है ईरान। ईरान को कम समझना अमेरिका की गलती होगी, ये तमाम बातें भी कही गई हैं। तो अमेरिका वर्सेस ईरान, विश्व युद्ध का सायरन कैसे बजता नजर आ रहा है, ये जरा आप देखिए।
अमेरिकी मीडिया में किस तरह की खबरें चल रही हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं। ईरान पर अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों को डर सता रहा है। गाजा से बड़े युद्ध की शुरुआत की आशंका भी जताई जा रही है और ईरान बार बार अमेरिका को उकसाने की कोशिश कर रहा है। ईरान और अमेरिका में जो दुश्मनी है वो दशकों पुरानी है, लेकिन अब टेंशन और बढ़ता नजर आ रहा है। जी हाँ, और भी बातें कही गई हैं, ये भी देख लीजिए। सीरिया में अमेरिकी बेस पर हमले कर रहा है, समंदर में अमेरिकी युद्धपोत को रोक रहा है, इसके अलावा हूती और हिजबुल्लाह को उकसा रहा है। ये तमाम बातें कही गई अमेरिकी मीडिया के हवाले से। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक ये साफ तौर पर संकेत है कि दो फाड़ तो हो ही चुका है ईरान वर्सेस वेस्टर्न कंट्रीज, जिसमें सबसे ज्यादा टारगेट पर इस वक्त सिन्हा साहब ऐसा लग रहा है अमेरिका ही है। ईरान ऐसा लगता है जवाब देना चाहता है अमेरिका को, और वाया वो हमास के जरिए हो रहा है, हूती विद्रोहियों के जरिए हो रहा है। लगता है ईरान और हमास की स्ट्रेटजी है कि गोल पोस्ट शिफ्ट करो। डाइवर्सनरी टैक्टिक्स आर्मी में हम लोग को बताया जाता है, क्योंकि वो जानता है कि हमास पे खतरा बहुत मंडरा रहा है और खतरा को कम करना है तो एडिशनल फ्रंट खोलो, हूती को एक्टिव करो, हिजबुल्लाह को एक्टिव करो, IAEA की मुद्दा उठा दो ताकि मानसिक रूप से दबाव पड़े इजराइल पे। तो ये डाइवर्सनरी टैक्टिक्स है। मुझे लगता है टैक्टिक्स देखिए खुद इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, 10 सेकंड डायरेक्ट ईरान नहीं आ रहा है युद्ध लड़ने। 10 सेकंड निधि। तो इजराइल का रिस्पांस बहुत अच्छा मिलिट्री रिस्पांस है, वो इस चक्कर में नहीं फंसना चाहता। उसका थ्रस्ट, मेन थ्रस्ट रहेगा होल्डिंग ऑन ऑपरेशन, उसको हम बोलते हैं होल्डिंग ऑपरेशन, इनके खिलाफ करता रहेगा ताकि ये फ्रंट खाली सिक्योर रहे, उस पर ज्यादा अभी हरकत नहीं करेगा। फेज 2 में इन लोगों को न्यूट्रलाइज करेगा इजराइल। जी ठीक है। इस बीच देखिए इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। जो बाइडेन से बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा दक्षिणी गाजा में मिलिट्री ऑपरेशन जरूरी है, ये कहा है नेतन्याहू ने। तो देखिए अब नॉर्थ गाजा तो पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुका है, मोस्टली लोग यहां से शिफ्ट हो चुके हैं साउथ गाजा, और जब जंग का दूसरा फेज शुरू होगा तो साउथ गाजा में बड़े पैमाने पर ग्राउंड ऑपरेशन चलाने की तैयारी है। और अमेरिका यह नसीहत दे रहा है कि जैसा नॉर्थ गाजा का शुरू हुआ वैसा साउथ गाजा का नहीं होना चाहिए, आम नागरिकों की जानें नहीं जानी चाहिए।